गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट लॉ एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता करने के लिए कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, उससे पहले हमें ये बताना चाहिए कि 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन को पता करने से पहले कि स्ट्रोक होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, जैसे इंजन है इसमें 2 पोजीशन होती हैं। एक ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और ये जो नीचे वाली पोजीशन होती है इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जब भी मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। या तो ऊपर से नीचे इस लेंथ को कवर कर रहा हो या नीचे से ऊपर इस लेंथ को कवर कर रहा हो, तो इस लेंथ को हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो बेसिकली जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक में काम करता है, यानी 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला जो स्ट्रोक होता है उसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। ये वाला जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है जो स्ट्रोक वो सक्शन स्ट्रोक है। तो यहाँ पे टॉप डेड सेंटर पे होता है सबसे पहले हमारा पिस्टन को जब हम नीचे लाते हैं तो यहाँ पे ये जो वाल्व है इसको हम बोलते हैं इनलेट वाल्व। ये जो यहाँ से ओपन है, खुला हुआ है, तो इनलेट वाल्व को ओपन कर लेते हैं। और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो जब पिस्टन के नीचे आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वैक्यूम क्या करेगा, यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर या जो एयर है उसको सक करेगा। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो इस पोर्शन में कार्बोरेटर से मिक्स होकर एयर और फ्यूल का मिक्स होकर आ रहा होगा मिक्सचर, तो उसको सक कर लेगा। अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो एयर आ रही होगी, उस एयर को सक कर लेगा। जब ये एयर को सक कर लेगा और नीचे पहुंच जाएगा पूरे वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में जब ये एयर या एयर फ्यूल रेशियो मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अब ये जो पूरा वॉल्यूम होगा उसको हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम। और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में जितना वॉल्यूम हमारा लग जाता है, कंज्यूम हो जाता है या स्वैप्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्वैप्ट वॉल्यूम। तो जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच तक का, इसको हम स्वैप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, और एक उसके ऊपर का, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे टॉप डेड सेंटर पे है, इसके ऊपर का जो वॉल्यूम है ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जब नीचे आ जाएगा टॉप डेड सेंटर पे तो फिर क्या करेंगे, हम इसको और रोटेट करेंगे क्रैंक को। अब जब क्रैंक रोटेट होगी तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उस टाइम में क्या होगा, जो ये है पिस्टन ये प्रेशराइज करेगा, या तो एयर फिल मिक्सचर अगर अंदर है तो एयर फिल मिक्सचर को, या फिर ओनली एयर है तो एयर को प्रेशराइज करेगा। और प्रेशर करते करते उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो जितना वॉल्यूम उसने कम कर दिया विद रेस्पेक्ट टू क्लियरेंस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जितना वॉल्यूम कम कर दिया उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। यानी कि जो स्वैप्ट वॉल्यूम है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम से तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो। तो जब ये पूरी तरह कंप्रेस हो जाता है तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब इस सिचुएशन में अगर हमारा इस सिचुएशन अगर हमारा जो इंजन है वो अगर डीजल इंजन है तो यहाँ पे क्या होगा, एयर कंप्रेस होगी और इसमें हम फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे डीजल को यहाँ से, तो इसको हम इंजेक्शन के थ्रू अंदर डालते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन इग्निशन कंप्रेशन की वजह से होता है। लेकिन अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में से यहाँ एयर और फ्यूल दोनों आएंगे अंदर होकर, उनको कंप्रेस किया जाएगा, तो हम यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट करते हैं। जैसा स्पार्क अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल पे, तो जैसा जो गैस का जो चूल्हा होता है उसको बर्न करने के लिए जो हम लाइटर यूज़ करते हैं, लाइटर में जैसा स्पार्क होता है, या अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट ऑन या ऑफ़ करते हैं या सर्किट कंप्लीट होता है या ब्रेक होता है, उस टाइम पे जो स्पार्क होता है उस तरह का स्पार्क हम जनरेट करते हैं। तो स्पार्क जनरेट होता है यहाँ से, और स्पार्क जनरेट होने की वजह से क्या होता है, कंबस्चन स्टार्ट हो जाता है। अब जब कंबस्चन स्टार्ट हो जाता है तो कंबस्चन की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर की गैसेस जनरेट होती हैं, और वे गैसेस जैसे यहाँ पे दिखा रखा है स्पार्क जनरेट हो गया, ये पूरा दिखा रखा है आपको, दिखाई दे रहा है स्पार्क यहाँ पे जनरेट हो गया। अब स्पार्क जनरेट होने के बाद क्या होगा, ये जो गैसेस हैं ये हाई प्रेशर की हो जाएंगी और ये नीचे की तरफ प्रेशर जनरेट करेंगी, और जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा
तो क्या होगा, हमारा मटेरियल नीचे की तरफ, जैसे पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, तो इस स्ट्रोक में हमें क्या मिलेगी, पावर मिलेगी, तो इसलिए इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। ये जब टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ आएगा। अब पावर स्ट्रोक हो गया, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्या होगा, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा, अगर ये नीचे आएगा तो ये इसको वापस ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये एयर गैस को दोबारा से प्रेशराइज़ करेगा, और यहाँ से हम वाल्व खोल देंगे। अगर ये वाल्व बंद होगा तो दोबारा से वो प्रेशराइज़ हो जाएगी। अगर हम वाल्व खोल देंगे तो जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन जो क्लियरेंस वॉल्यूम होगा उतनी कुछ रह जाएंगी। अब दोबारा से ही ये फिर क्या होगा, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, और यहाँ से फ्रेश फ्यूल, एयर या फ्यूल जो भी है वो सब आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से दोबारा से कंप्रेशन होगा, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम में टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे या तो हम स्पार्क जनरेट करेंगे या फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, फिर इस कम्बस्शन होगा जो इसको नीचे पुल करेगा, और ये फिर दोबारा ऊपर जाके एग्जॉस्ट गैस को रिलीज़ कर देगा। तो इस तरह की जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो अब अगर हम बात करें ऊपर, तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमने अभी डिस्कस किया था डायग्राम को देख के, फ्यूल एयर का मिक्सचर या ओनली एयर सिलेंडर के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रेशर स्ट्रोक का, तो यहाँ से ये प्रेशर स्ट्रोक या कंप्रेशन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको, कंप्रेशन स्ट्रोक भी हम इसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है, एयर को या एयर फ्यूल मिक्सचर को हम कंप्रेस करते हैं जब तक कि वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाते जिस पे इग्निशन स्टार्ट होगा। उस पॉइंट को, जैसे हमने केमिस्ट्री लैब में फर्स्ट ईयर में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनमें पढ़ा था, जो फ्लूइड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं, और हर फ्लूइड के 3 पॉइंट होते हैं। एक अगर उनको हम हीटअप करते जाएं, एक फ्लैश पॉइंट होता है, एक फायर पॉइंट होता है और एक क्लाउड पॉइंट होता है। तो फायर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे हमें इनिशियली स्पार्क ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगता है। तो जब फायर पॉइंट पे पहुंचने वाला होता है, फ्लैश पॉइंट से ऊपर फायर पॉइंट पे जैसे पहुंचने वाला होता है कोई भी फ्लूइड, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उससे पहले हम उसको क्या करना होता है, इग्निशन स्टार्ट करना होता है, नहीं तो उसके अंदर सेल्फ इग्निशन हो जाएगा, और जब सेल्फ इग्निशन होगा तो वो एक अनकंट्रोल मैनर में आगे बढ़ता है। तो जब हम ये कंबस्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एक नॉर्मल मैनर में इसको करते हैं प्रेशर। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्ट्रोक भी इसको बोलते हैं, एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जो हाई प्रेशर का जो वो होता है एनर्जी जनरेट होती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की, वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है थ्रू पिस्टन पे वो फोर्स लगाते हैं, और वो उस पिस्टन की वजह से क्या होता है, क्रैंक रोटेट होती है। अब इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील भी इसमें यूज़ होता है। फ्लाईव्हील का क्या काम होता है, फ्लाईव्हील एक स्ट्रोक में हमें पावर मिल रही है, बाकी 3 स्ट्रोक में हमें पावर कंज्यूम करनी है। तो उस जो एक स्ट्रोक में हमें जो बहुत ज़्यादा पावर मिली है उसको जितना यूटिलाइज सिस्टम कर सकता है उसको यूटिलाइज करके फ्लाईव्हील क्या करता है, उसको स्टोर करता है। यानी कि फ्लाईव्हील एक बार मूव करेगा तो वो थोड़ी देर तक मूव करता रहेगा, और उस मूवमेंट के थ्रू क्या होगा, बाकी 3 स्ट्रोक में भी क्रैंक का मूवमेंट बना रहेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम डायग्राम में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब अगर आगे बात करें एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक इसको हम कंप्रेस करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाती हैं जब ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा होता है। बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर जब मूव करता है। तो अगर हम सारे स्ट्रोक्स की ही बात करें तो किसी में भी हम देख सकते हैं कौन सा कहाँ से, पहले की बात करते हैं। चलो पहले की अगर हम देखते हैं तो टॉप डेड सेंटर से आ रहा है बॉटम डेड सेंटर, क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो उसके बाद बात करते हैं हम प्रेशर की। तो प्रेशर में क्या होता है, वो बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच गया, बॉटम डेड सेंटर से कहाँ तक आएगा, टॉप डेड सेंटर तक आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगर बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन में क्या होगा, टॉप डेड सेंटर तक पहुंच चुका है ये बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, बॉटम डेड सेंटर की तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा, ओके। और ये इसमें हमने देख ही लिया, ये कहाँ बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। अब अगर हम बात करें
टू स्ट्रोक इंजन की। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स नहीं होते, पोर्ट होते हैं। देखो एक ये पोर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है। एक ये पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनलेट पोर्ट, यहाँ से इनलेट यानी कि जो एयर आ रही है या एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट यहाँ से होता है। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रोक की, तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये टॉप डेड सेंटर पे है, टॉप डेड सेंटर पे से जब ये टॉप डेड सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ आता है, तो नीचे केसिंग के अंदर क्या होता है, ये जो नीचे केसिंग दे रही है, इस केसिंग के अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर आ जाता है। जब ये यहाँ पे आ जाता है नीचे की तरफ, तो इसके बाद क्या होता है, जब ये और नीचे आता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है, तो ये क्या होता है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ आया है ये इधर से जा रहा होता है बाहर, और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर जा रही होती हैं, यानी कि फ्रेश फ्यूल इधर आ रहा होता है और जो बर्नड गैसेस है वो निकल रही होती है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। जो वहाँ पे सक्शन और एग्जॉस्ट अलग अलग स्ट्रोक थे, उन दोनों स्ट्रोक का काम एक साथ हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, स्पार्क जनरेट होगा और फिर इस तरह से ये बन जाएगा और ये फिर नीचे आ जाएगा। तो वहाँ पे जो 4 स्ट्रोक में हम कंप्लीट कर पा रहे थे अपनी साइकिल को, यहाँ पे हम 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था वैसे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो अगर हम इनमें 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस देना है तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन पे 2 रिवॉल्यूशन होते हैं एक क्रैंकशाफ्ट के, और यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 1 पावर स्ट्रोक इज एवरी 2 रिवॉल्यूशन, यानी दो बार जब क्रैंकशाफ्ट घूम जाती है तो 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, और यहाँ जब क्रैंक एक बार घूमती है तो ही पावर स्ट्रोक मिल जाता है, ईच रिवॉल्यूशन में मिल जाता है। फ्लाईव्हील यूज़ होता है हैवियर, और यहाँ पे लाइटर फ्लाईव्हील यूज़ होता है। लाइटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्ट्रोक के बाद पावर मिल जाती है, तो ज़्यादा पावर जो ये प्रोड्यूस करता है वो लेस होता है, और ये जो पावर प्रोड्यूस करता है वो हाई करता है। इसलिए इनको हैवी व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें बहुत काम करना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी वर्क करना होता है। ठीक है, तो अगर हम इंजन की बात करें तो ये हैवी और बल्कि होते हैं ये वाले इंजन, ये लाइट एंड कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट से यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेसर कूलिंग और लुब्रिकेटिंग रिक्वायर्ड होती है इनके लिए, और यहाँ पे ग्रेटर यूज़ होती है। लेसर रेट ऑफ वियर एंड टीयर का रेट लेस होता है, यहाँ पे हाई रेट होता है वियर एंड टीयर का। तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाइयर है और इनकी चीपर इनिशियल कॉस्ट है, कॉम्पैक्ट है बस इस वजह से। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मोर होती है इनकी, और इनकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम या ज़्यादा होने से क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये इनलेट वाल्व खुला है, ये एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला है, यहाँ से वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ से वॉल्यूम निकल रहा है, तो कुछ फ्रेश एयर भी निकल जाती हैं और कुछ बर्नड गैसेस भी अंदर रह जाती हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ओके। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में सब कुछ क्लियर है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।